स्रोत सामग्री में दुनिया भर की भैंसों को मुख्य रूप से दो बड़े वर्गों में बांटा गया है, अफ्रीकन और एशियन। बिल्कुल। और इसके बाद जो एशियन भैंसों का विकास क्रम है उसे दो अलग अलग शाखाओं में देखा जा सकता है। एक तरफ जंगली भैंसें आती हैं और दूसरी तरफ पालतू भैंसें। हाँ, और यहीं से जेनेटिक्स का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि पालतू भैंसों को भी आगे दो बहुत ही विशिष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। और ये सिर्फ नाम का अंतर नहीं है, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व को परिभाषित करता है। ये दो श्रेणियां हैं, वाटर भैंस और स्वैम्प भैंस। जी, अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो यहाँ मुख्य रूप से वाटर यानी रिवर भैंस ही पाई जाती है, जिसे वैज्ञानिक शब्दावली में बुबेलिस बुबेलिस कहा जाता है ना? एकदम सही। लेकिन जो तथ्य सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है इसके क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या। वाटर भैंस में 50 क्रोमोसोम होते हैं। हाँ, 50। और इसके मांस को बफन कहा जाता है। लेकिन इसकी असली पहचान मांस नहीं है, बल्कि इसकी असाधारण दुग्ध उत्पादन क्षमता है। डेटा के हिसाब से यह नस्ल 300 दिनों के मानक दुग्ध काल में 1300 से 2000 लीटर तक दूध दे सकती है, जो इसे डेयरी उद्योग का सबसे अहम हिस्सा बनाता है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ जब हम स्वैम्प या दलदली भैंस को देखते हैं तो एक बुनियादी जैविक अंतर सामने आता है। इसका वैज्ञानिक नाम बुबेलिस कबैनेंसिस है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। और इसके मांस को केरा बीफ कहते हैं ना। बिल्कुल। वाटर भैंस की उच्च दुग्ध क्षमता के विपरीत स्वैम्प भैंस का ढांचा मुख्य रूप से शारीरिक श्रम के लिए बना है। अब अगर हम वापस भारत के परिदृश्य पर लौटें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस यानी NBAGR जो करनाल में है, उनके आंकड़े काफी रोचक हैं। जी, उनके द्वारा प्रमाणित आंकड़े बताते हैं कि भारत में भैंस की कुल 16 नस्लों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। और इन नस्लों को सिर्फ उनके उत्पत्ति स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि उनके आकार और वजन के आधार पर बांटा गया है। सही कहा। इन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है, भारी, मध्यम और हल्की। भारी श्रेणी में विशाल आकार वाली जाफराबादी, नीली रावी और मुर्रा आती हैं। और मध्यम श्रेणी में भदावरी, महसाना और नागपुरी जैसी नस्लें शामिल हैं। जबकि हल्की श्रेणी में मुख्य रूप से सूरती नस्ल का नाम आता है। आकार और वजन के आधार पर ये जो वर्गीकरण है, ये सीधे तौर पर पशु के प्रबंधन और उसकी भौगोलिक अनुकूलन क्षमता से जुड़ा है। मतलब भारी श्रेणी की नस्लों को ज्यादा पोषण चाहिए, लेकिन उनका उत्पादन भी उसी स्तर का होता है। बिल्कुल। और हल्की या मध्यम नस्लें कम संसाधनों में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होती हैं। तो अगर हम भारी श्रेणी यानी सबसे विशालकाय दिग्गजों की बात करें तो सबसे पहला नाम मुर्रा का आता है। ये डेयरी क्षेत्र में लगभग एक ब्रांड बन चुका है। इसका मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का बेल्ट है। विशेषकर रोहतक, हिसार, झांसी, गोहाना और जींद जैसे इलाके। हालांकि इसका विस्तार राजस्थान के जयपुर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर संभागों तक भी है। लेकिन इसके भौगोलिक वितरण से ज्यादा दिलचस्प इसकी शारीरिक बनावट है। इसका रंग काला स्याह होता है, एकदम गहरा और चमकीला काला। इसकी त्वचा बहुत मुलायम होती है। और जो पहचान इसे सबसे अलग बनाती है वो हैं इसके छोटे और जलेबी के आकार में घुमावदार मुड़े हुए सींग। जलेबी के आकार के सींग और पूंछ के अंतिम सिरे पर सफेद बालों का गुच्छा मुर्रा की अचूक पहचान है। और अयन यानी दूध ग्रंथि का विकास भी इस नस्ल में अपनी चरम अवस्था पर होता है। जी, जिसमें थन छोटे और एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे मशीन से दूध निकालना आसान हो जाता है। इसके विशाल आकार का अंदाजा इसी से लगता है कि वयस्क नर का वजन करीब 600 किलोग्राम और मादा का 500 किलोग्राम होता है। और भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाली नस्ल के रूप में ये प्रति ब्यांत 1800 से 2500 लीटर तक दूध देती है, जो एक बहुत बड़ी मात्रा है। और इसके दूध में वसा यानी फैट का प्रतिशत भी 7 होता है, जो इसे व्यावसायिक रूप से अत्यंत लाभदायक बनाता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी नस्ल है जो आकार में विशाल हो, दूध भले ही थोड़ा कम दे, लेकिन उसकी गुणवत्ता बेजोड़ हो? यहीं पर भारी श्रेणी की दूसरी प्रमुख नस्ल जाफराबादी का जिक्र आता है, जिसका उत्पत्ति स्थान गुजरात का काठियावाड़, जाफराबाद क्षेत्र और मशहूर गिर जंगल का इलाका है। इसके अत्यधिक भारी और ढीले ढाले शरीर के कारण ही इसे मिनी एलिफेंट कहा जाता है, छोटे हाथी की तरह। वजन में ये मुर्रा को पूरी टक्कर देती है, नर 600 किलोग्राम और मादा 500 किलोग्राम। लेकिन इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 9 से 1100 किलोग्राम प्रति ब्यांत है, जो मुर्रा से काफी कम है। पर यहाँ तथ्य मात्रा का नहीं, बल्कि उत्पाद की विशिष्टता का है। बिल्कुल,
स्रोत के अनुसार इसके दूध में एक खास तरह का बायोकेमिकल संयोजन होता है, जिसके कारण इसके दूध से जमने वाला दही असाधारण रूप से स्वादिष्ट होता है। जहां तरल दूध की आपूर्ति के लिए मुर्रा उपयुक्त है, वहीं उच्च गुणवत्ता वाले दही जैसे उत्पादों के लिए जाफराबादी प्रीमियम स्थान रखती है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली बात हो गई। अब भारी नस्लों से आगे बढ़ते हुए मध्यम श्रेणी की नस्लों पर नजर डालते हैं। भारी नस्लों को हर परिस्थिति में पालना संभव नहीं होता, इसलिए मध्यम श्रेणी बहुत अहम है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली नस्ल है भदावरी। इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश का आगरा जिला और भदावर स्टेट का इलाका है। इसके अलावा ये यमुना और चंबल नदी की घाटियों के मध्य बसे इटावा और ग्वालियर क्षेत्रों में भी पाई जाती है। भदावरी की शारीरिक बनावट सामने से संकरी और पीछे से चौड़ी होती है, जो इसे एक स्पष्ट वी आकार देता है। इसका अयन छोटा होता है और दुग्ध शिराएं साफ उभरी हुई दिखती हैं। और इसका रंग भी बाकी काले पशुओं से एकदम अलग है, तांबे जैसी लालिमा लिए हुए बादामी रंग। ये रंग और वी आकार का शरीर उसे चंबल जैसी कठोर जलवायु के अनुकूल बनाता है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य है वो इसकी दुग्ध क्षमता के भीतर है। इसका औसत उत्पादन 900 से 1200 किलोग्राम प्रति ब्यात है, जो सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके दूध में वसा का प्रतिशत पूरे भैंस वंश में सर्वाधिक है। पूरे 13% फैट। जी, 13% फैट का सीधा मतलब है कि ये घी बनाने या उच्च वसा वाले डेयरी उत्पाद तैयार करने के लिए सोने की खान है। ये आंकड़ा डेयरी अर्थशास्त्र के नजरिए से सच में चमत्कार है। अब मध्यम श्रेणी की दूसरी नस्ल महसाना की बात करते हैं। महसाना की उत्पत्ति की कहानी जेनेटिक्स के सोचे समझे उपयोग पर आधारित है। उत्पत्ति स्थान के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। गुजरात के महसाना, बनासकांठा और साबरकांठा जिले और राजस्थान के जालौर और सांचौर जिलों में भी ये बहुतायत में पाई जाती है। ये एक संकर यानी क्रॉस ब्रीड नस्ल है ना? बिल्कुल। इसे भारी श्रेणी की मुर्रा नस्ल के नर और हल्की श्रेणी की सूरती नस्ल की मादा के प्रजनन से विकसित किया गया है। इसका रंग काला होता है और गर्दन लंबी और सुंदर होती है। आनुवंशिकी के इस मिश्रण ने इसे दो बहुत व्यवहारिक खूबियां दी हैं। पहली ये कि महसाना पूरे भैंस वंश में सबसे शांत स्वभाव वाली नस्ल है, जिससे इसका दैनिक प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी खूबी इसके उत्पादन से जुड़ी हुई है। स्रोत सामग्री के अनुसार भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल इसी महसाना नस्ल का होता है। ये 1200 से 1700 किलोग्राम प्रति ब्यात दूध देती है और वसा का प्रतिशत 7 से 8 के बीच रहता है। शांत स्वभाव और लंबे समय तक निरंतर दूध देना इसे व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाता है। मध्यम श्रेणी के बाद अब हम हल्की श्रेणी की ओर चलते हैं, जहां संसाधन सीमित होने पर भी बेहतरीन काम होता है। इस श्रेणी में सूरती नस्ल का नाम सबसे प्रमुखता से आता है, जो गुजरात के खेड़ा, विशेषकर आनंद क्षेत्र, बड़ौदा और नडियाद की मूल निवासी है। और ये दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी पाई जाती है। हल्की नस्ल होने के कारण इसके रखरखाव और चारे की आवश्यकता भारी नस्लों की तुलना में काफी कम होती है। इसीलिए स्रोत सामग्री में स्पष्ट लिखा है कि सूरती नस्ल कम भूमि वाले छोटे किसानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। सूरती की शारीरिक बनावट भी बहुत सुगठित है। इसके सींग छोटे होते हैं और दराती या हसिया के आकार के होते हैं। और इसकी सबसे प्रमुख दृश्य पहचान इसके चेहरे और गर्दन पर होती है। हाँ, इसके जबड़े के नीचे और गर्दन तथा सीने के बीच सफेद रंग की एक स्पष्ट पट्टी होती है। ये सफेद पट्टी सूरती नस्ल की शुद्धता का बहुत बड़ा मानक है। कम खुराक के बावजूद इसकी दुग्ध क्षमता 1600 से 1700 किलोग्राम प्रति ब्यात है और वसा का स्तर 7.5% तक रहता है। अब इन सब के बीच एक ऐसी नस्ल भी है जिसे भारी श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन उसका स्वरूप सबसे अलग है। नीली रावी, जिसे पंचकल्याणी भी कहा जाता है। इसका मूल स्थान पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर जिले हैं, जो सतलुज और रावी नदियों की घाटियों में बसे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली और मुरादाबाद और उत्तराखंड के रामपुर और नैनीताल जिलों में भी ये मिलती है। इसका स्वरूप किसी कल्पना से कम नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी आंखें हैं। नोट्स में उपमा दी गई है कि इसकी आंखें सतलज नदी के गहरे पानी की तरह नीली होती हैं। इसी कारण से इन आंखों को तकनीकी रूप से वॉल आइज कहा जाता है। इसके अलावा इसका सिर एक खास कोण पर टिका होता है और पूंछ इतनी लंबी होती है कि वो धरातल यानी जमीन को स्पर्श करती है। और ये 1500 से 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात दूध देने की क्षमता रखती है, जिसमें 8 से 10% तक वसा होती है। अब नस्लों की जेनेटिक खूबियों को समझने के बाद
स्रोत का आखिरी हिस्सा इनके प्राकृतिक व्यवहार और प्रबंधन पर बात करता है। यहाँ वेलोइंग शब्द का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ग्रामीण परिदृश्य में भैंसों को अक्सर तालाब या कीचड़ में लौटते हुए देखा जाता है। ये कोई आलसी व्यवहार नहीं है, बल्कि जीवित रहने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे वेलोइंग कहते हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत तार्किक है। भैंसों की त्वचा का रंग काला होता है जो गर्मी सोखता है, और उनके शरीर पर पसीने की ग्रंथियां बहुत कम होती हैं, तो वे पसीना बहाकर शरीर को ठंडा नहीं कर सकती। इसलिए अत्यधिक गर्मी से बचने और तापमान संतुलित रखने के लिए कीचड़ में लेटना जरूरी होता है। ये थर्मो रेगुलेशन की एक प्राकृतिक तकनीक है। तापमान नियंत्रण के साथ प्रजनन प्रबंधन भी बहुत अहम है। यहाँ एक व्यावहारिक तथ्य है, भैंसों में गर्मी के लक्षणों से जुड़ा हुआ। आमतौर पर भैंसों में ये लक्षण रात के समय अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। इसे साइलेंट हीट की समस्या कहा जाता है। अगर पशुपालक रात में निगरानी न करे तो प्रजनन का सही समय और चक्र छूट सकता है। पशुओं के इस सूक्ष्म व्यवहार को समझने और नस्लों को उन्नत बनाने के लिए निरंतर शोध हो रहा है। स्रोत के अनुसार राजस्थान में भैंसों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है कि भैंस की नस्लों पर यह विस्तृत जानकारी आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगी। ऐसी ही और परीक्षा केंद्रित सामग्री के लिए एग्री अपडेट विद राहुल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।